नमस्कार दोस्तों। मैं कौशल कुमार। हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज सेट नंबर 5 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 नीचे दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए नहीं दिख रहा है। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का कृषि करते हैं। किसका कृषि करते हैं? फूलों की कृषि करते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया गया है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? ये इसमें हम रेशम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उत्पादन। और ओलेरी कल्चर में देखिए, ओलेरी कल्चर में क्या करते हैं? ये सब्जियों का कृषि होता है। इसमें किसका कृषि होता है? सब्जियों का कृषि होता है। और एपी कल्चर, ये मधुमक्खी पालन होता है। इसमें क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? क्या कह रहा है कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? तो किस प्रकार की मृदा में हम करते हैं? ये करते हैं क्षारीय मृदा में। किस में करते हैं? क्षारीय मृदा में। ठीक है, अगर क्षारीय मृदा की बात किया जाए तो इसका पीएच होता है 8 से अधिक। क्या होता है? 8 से अधिक होता है। और सोडियम विनिमयता दर 15% से अधिक होता है। देखिए इसमें लवणीय दिया गया है। तो लवणीय का मतलब क्या होता है? इसका पीएच हो जाएगा 7.5 से 8 तक। ठीक, और लवणीय मृदा में अधिकांशतः क्लोराइड और सल्फेट घुले रहते हैं। ठीक है, और सोडियम विनिमयता की दर की बात किया जाए लवणीय मृदा में तो ये 15% से कम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक होता है? क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक होता है? तो ये होता है 1.6। क्या होता है? 1.6 होता है। और इसके बारे में हम अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी का बात करें तो इसे हम कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। ठीक, और आगे इसमें हम बात करते हैं तो छोटा जी का मान होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगर पृथ्वी की पलायन वेग का बात किया जाए तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पलायन वेग कक्षीय वेग का क्या होगा? पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया वह कौन था? तो ये था स्पुतनिक फर्स्ट। क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था। ये उपग्रह रूस के द्वारा यानी पूर्व सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया। यह अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे प्रथम उपग्रह था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी की धुरी है। क्या कह रहा है? पृथ्वी की धुरी है। ये पृथ्वी की धुरी कैसी है? ये झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है। ऑप्शन ए। कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है, इसकी कक्षा इसकी सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और पृथ्वी की विषुवतीय व्यास की अगर बात किया जाए तो 12,756 किलोमीटर होता है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से
कौन सा कथन एकमात्र सही है। क्या कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सही है। तो आगे देखते हैं। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करती है, ये गलत है। पौधे अपनी पत्तियों का प्रकाश पेड़ बिना भोजन बनाती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करती है, ये सही है, एकदम सही है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। क्या कह रहा है कि अगर अच्छे स्वास्थ्य चाहिए तो थोड़ी मात्रा में किसकी ज़रूरत होती है। तो थोड़ी मात्रा में खनिज की ज़रूरत होती है। क्या होगा, खनिज हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में और कुछ हम चर्चा करते हैं। मनुष्य खनिज पदार्थ ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, ये शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। खनिज क्या करता है हमारे शरीर में, ये उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब खनिज कुछ हम देख लेते हैं, जैसे में लोहा, ये लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगर आयोडीन की बात किया जाए तो ये ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, और जस्ता को हम देखते हैं, जस्ता इंसुलिन कायकी के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन कल भी था, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वात्या भट्ठी में जो लोहा उत्पादन होता है उस लोहे को हम क्या कहते हैं। तो उस लोहे को हम कहेंगे पिग लोहा। ऑप्शन सी, क्या कहेंगे, पिग लोहा कहेंगे। लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट को हम चुंबकीय अयस्क कहते हैं। क्या कहेंगे, मैग्नेटाइट को चुंबकीय अयस्क कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। क्या कह रहा है कि नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा लघुकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, लघुकरण से। आइए इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। नैनो तकनीक अत्यंत सूक्ष्म अणुओं के अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, इसका प्रयोग भौतिकी, रसायन और जैव चिकित्सा में होता है। रोगों के बचाव, निदान और इलाज में भी इसका प्रयोग करते हैं। सीटी स्कैन अथवा एमआरआई के दौरान नैनो तकनीक से विकसित प्रकाश प्रदीपन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक, क्या है ये। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। क्या कहता है, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। एकदम सही है ये, क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 कह रहा है कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नदी, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं। तो इसे हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, शैवाल का कोशिका भित्ति जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और एनाबिना नॉस्टॉक शैवाल जो होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, लेमिनेरिया नामक जो भूरा शैवाल होता है इससे टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। ठीक, और अगर का उत्पादन लाल शैवाल से किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। ये मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये मृग तृष्णा हम लोग कहाँ देखते हैं? ये रेगिस्तान में हम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन किया है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन किए हैं। कौन किए हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन। ये न्यूटन जो हैं ये भौतिकी के पिता हैं। क्या हैं? भौतिकी के पिता हैं। और इनके बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूटन 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में न्यूटन के गति का नियम दिया था। ठीक। ऑप्शन सी में यहाँ दिया गया है सत्येंद्रनाथ बसु। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडक्टेंस, ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये उसमें पदार्थ की पांचवी अवस्था में आइंस्टीन भी काम किए हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये दिया गया है सीवी रमन। ये सीवी रमन रमन प्रभाव की खोज किया है और इसके लिए इनको 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। क्या कह रहा है? ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। तीक्ष्णता को हम तारत्व के रूप में भी जानते हैं। देखिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे तरत्व भी बढ़ता है और ध्वनि तीक्ष्णता या पतली हो जाती है। ठीक है, आप देखे होंगे बच्चों में या स्त्री में इनका आवाज पतला होता है। ये किसके कारण होता है? ये तारत्व के कारण ही होता है। तारत्व के कारण मतलब क्या कि तारत्व अधिक होता है इनका, इसके कारण इसका आवाज पतला होता है। ठीक है, और पुरुषों का आवाज मोटा होता है। ये किसके कारण? तो ये तारत्व कम होने के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कौन सा है? तो ऑप्शन बी 22.8 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, तो ये मानव के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है डेसिबल इकाई है, यानी डेसिबल किसका इकाई है? तो किसका हो जाएगा? ये ध्वनि तीव्रता की इकाई है। किसका होगा? ध्वनि तीव्रता की। चलिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हमारे रक्त में ये हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का संवहन करता है। ऑप्शन सी। क्या करता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है। चलिए इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की बात किया जाए तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 परमाणु से संयोग करता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से काफ़ी तेज अभिक्रिया करता है, लगभग 10 गुना। ठीक है, और CO2 से सबसे कम अभिक्रिया करता है, ये 1 गुना करता है। हीमोग्लोबिन सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, लगभग में 300 गुना। इसीलिए हम लोगों को सलाह दिया जाता है कि बंद रूम में अंगीठी यानी गोईठा जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दम घुटने लगता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये बहुत विषैली गैस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 हम देखते हैं। कह रहा है द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है, क्यों? क्या कह रहा है कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो ये गोलाकार होती है ऑप्शन डी, गोलाकार के लिए सही ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक रंग कौन सा होता है? जो ये टीवी में प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और नीला।
ऑप्शन ए। अगर द्वितीय रंग की बात किया जाए तो पीला, मैजेंटा और सियान, ये इसे हम द्वितीय रंग कहेंगे। ठीक है, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उसे पूरक रंग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो, ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो क्या करता है, ये चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। ऑप्शन सी। ठीक है, आइए फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। अगर अनुचुंबकीय की बात किया जाए तो प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब प्रतिचुंबकीय, सॉरी ये अनुचुंबकीय हैं। क्या? प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम ये अनुचुंबकीय हैं। और प्रतिचुंबकीय की बात किया जाए तो बिस्मथ, एंटीमनी, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, सीसा, ये सब प्रतिचुंबकीय हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। क्या कह रहा है कि ये थर्मोस्टेट ये क्या कार्य करता है। तो इसका काम है किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। ऑप्शन सी। क्या करता है? किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखता है। चलिए क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है शब्द क्लोनिंग संबंधित है। शब्द क्लोनिंग किससे ये संबंधित है? तो ये अनुवांशिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुवांशिक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका क्या? बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो इसमें हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व, इसी के कारण ये कार्य होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम एक दो पॉइंट जान लेते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किया है एस चंद्रशेखर। कौन किए हैं? एस चंद्रशेखर। ठीक, और ब्लैक होल में सूर्य की सभी किरणें अवशोषित हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि बाजार में बेचे जाने वाले मानक 18 कैरेट सोना में होता है। क्या कह रहा है कि बाजार में जो सोना बिकता है वो 18 कैरेट में सोना की मात्रा कितना होता है? तो वो सोना होता है लगभग में 18 भाग और 6 भाग अन्य धातु होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन नामक हार्मोन है, ये क्या है? तो ये पेप्टाइड है। क्या है? ये पेप्टाइड है। आइए इंसुलिन के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहंस के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होगा? अग्नाशय के लैंगरहंस के द्वीपिका से, बीटा कोशिका से। ठीक है, और इसका अगर बात किया जाए तो इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, और बीटा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 कह रहा है कि मानव के शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? क्या कह रहा है कि ये मानव के शरीर में लसिका कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है बृहद अस्थि में। कहाँ होगा? बृहद अस्थि में होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमांग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे?
डिकोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे? डिकोगेमी कहेंगे। चलिए क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्लियोट्रोपी कहलाती है। ऑप्शन बी। ठीक है। नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के अणु भार को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? क्या कह रहा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं इसमें भार को बढ़ते हुए क्रम में कौन बताता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आइए देखते हैं। मीथेन, ये मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक। इथेन के क्या होगा? इथेन का हो जाएगा C2H6। ठीक है। और प्रोपेन, प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। और ब्यूटेन, ब्यूटेन का होता है C5H10। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किसी परमाणु में, क्या कह रहा है? किसी परमाणु में उप कक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित किया गया? क्या कह रहा है कि किसी परमाणु में उप कक्षा जो भरता है ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये हुंड के नियम के द्वारा निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? हुंड के नियम के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, दवाओं की बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउडर डाला जाता है। क्या कह रहा है कि दवा के बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा पाउच डाला जाता है। ये किस लिए डाला जाता है? ये नमी को अवशोषण करने के लिए डाला जाता है। किसके लिए डाला जाता है? नमी को अवशोषण करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन में जो गंध होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण हो जाएगा? सल्फर यौगिक के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष होता है? क्या कह रहा है कि ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र में कौन सा दोष है? तो ये देखिए, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है ये रेटिना के पीछे बन रहा है। तो जब रेटिना के पीछे बनता है तो ये होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब रेटिना के, ये लेंस हो जाएगा और ये रेटिना के यहाँ अंदर ही बन जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देता है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है? इसमें कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाना। ठीक है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है और लेंस की क्षमता घट जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? क्या कह रहा है कि कौन सा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो इसमें हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली क्षर, क्या कह रहा है कि सूखा सेल जो होता है हम लोग का निपो बैटरी, उसमें कौन सा एनोड का कार्य करता है? ठीक है। तो एनोड का कार्य करता है कार्बन का क्षर। ठीक है। आइए क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको प्रकंद कहते हैं। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभ का स्वाद केंद्र स्थित होता है। क्या कह रहा है
कि हम कोई भी खाना खाते हैं तो मीठा स्वाद का अनुभव जीभ के किस भाग पर होता है, तो ये होता है अग्रभाग पर। कहाँ होगा? अग्रभाग पर होता है। ठीक है, हम लोग के जीभ के बीच में कोई भी स्वाद कलिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मत्स्य वर्ग का प्राणी है। क्या कह रहा है कि मत्स्य वर्ग का कौन प्राणी है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा शार्क। ये क्या है? एक मछली है। आइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्या कह रहा है कि किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। आइए क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्न में से विषाणु जनित रोग है। क्या कह रहा है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है? ये एड्स है। एड्स विषाणु से होता है। चलिए क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 कह रहा है डायनासोर निम्न में से क्या है? ये हैं लुप्त सरीसृप हैं। क्या है डायनासोर? लुप्त सरीसृप हैं। क्वेश्चन 43। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है। क्या कह रहा है कि पुष्प जो होता है ये भिन्न भिन्न रंग के होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन पाया जाता है। इसी के कारण पुष्प का रंग भिन्न भिन्न होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पादप हार्मोन है। ये चारों ऑप्शन में से पादप हार्मोन कौन सा है? तो ये सभी हो जाएंगे। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब पादप हार्मोन है। क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 कह रहा है डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म बताना है। क्या कह रहा है कि डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म बताना है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एडेनिन और गुआनिन। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्या कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किसमें परिवर्तित होता है? तो ये हो जाएगा विद्युत सेल, बैटरी, इसी में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा आम तौर पर वायु प्रदूषण नहीं है? क्या कह रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें वायु प्रदूषण किनके कारण नहीं होता है? तो ये हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, न कि प्रदूषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से यूरिया का सूत्र है। क्या कह रहा है कि ये यूरिया का सूत्र कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, CONH2 ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? क्या कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? तो ये हो जाएगा कैटरपिलर, यही सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? क्या कह रहा है कि स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये रक्तदाब मापा जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।